हाय फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। कसे आहात सगळे? मजेत ना? तो आज हम सीखने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। हम लोगों ने पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट पढ़ लिया है, उसके एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में मेजरली दो अकाउंट्स बनते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज लिखी जाती है। वो मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगी कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्यों आता है, बाद में ही क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, वो सब कुछ। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, तो उसके कुछ रीजंस है। फर्स्ट है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस ये P&L में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको धीरे धीरे वो एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा। फिर कैलकुलेट अ प्रॉफिट और लॉस दैट इज अ डिविजिबल। पार्टनर्स अपना प्रॉफिट कैसे डिविजिबल करते हैं वो सब भी लिख के आएगा। To understand the firm's financial situation, to understand the firm's financial situation, ये हमें बैलेंस शीट में पता चलेगा। वो भी मैं आपको बता दूंगी आगे जाके, क्योंकि जब तक आप अकाउंट नहीं सीखोगे तब तक फाइनल अकाउंट में आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, आपको धीरे धीरे ही समझ में आ जाएगा। फॉर द टैक्स पर्पस, और टैक्स के लिए भी बेनिफिशियल होता है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, वो आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये आपको वीडियो क्यों बताया। फिर बाद में आपको एक्सप्लेन भी करूँगी कि इसका ये क्यों रिलेटेड है अपने ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ये वीडियो देख लीजिए आप एक बार। ये एक फैक्ट्री है जिसमें देखो कई सारे वर्कर काम कर रहे हैं और मशीनरी भी है, आप देख देख सकते हो। ये सब स्टॉक है उन लोगों का, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जो भी सामान बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगता है वो सब, ये सब सारी मशीनरी है। ये क्लीन करने के लिए। इसका आवाज मैंने बंद क्यों कर दिया है, क्योंकि कॉपीराइट रहेगा तो मेरी लग जाएगी। ये देखो वर्कर काम कर रहे हैं वहां पे, ये मशीनरीज है, फैक्ट्री है, ये प्रोडक्ट बन रहा है उनका। ये प्रोडक्ट बनाने की सारी प्रोसेस उन पे चल रही है। ये देखो ये सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो आपने देखा ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है
तो ये ट्रेडिंग अकाउंट से कैसे रिलेटेड है? तो आप जब ट्रेडिंग अकाउंट देखोगे ना, तो उसमें सारे के सारे फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस और लॉसेस और प्रॉफिट लिखे होते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट इज द यूज टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस विच रिजल्ट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ये मैं आपको समझाऊंगी। ट्रेडिंग एक्टिविटीज आर मोस्टली रिलेटेड टू द बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द बिजनेस। बाइंग एंड सेलिंग, जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी प्रोडक्ट फैक्ट्री रिलेटेड जो भी खर्चा है या जो भी उसमें से होने वाले लॉसेस है, वही ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन होते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं, इस फोटो में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, सारे मशीनरीज है। तो ये सारी जो मशीनरी है वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री रिलेटेड ही खर्चा मेंशन होता है। तो हम लोग अभी है ना ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने वो वीडियो क्यों दिखाया आपने। तो एक ट्रेडिंग अकाउंट का ये देखो, एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में सारे खर्चे होते हैं, क्रेडिट साइड में जितना आपको पैसे मिलते हैं वो सारे होते हैं। मैंने जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी बोला था, वैसे ही है इसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट। ये देखो ओपनिंग स्टॉक, अभी जो हमने वीडियो देखा था तो उसमें जो भी वो रॉ मटेरियल यूज कर रहे थे, जो भी मटेरियल यूज कर रहे थे, उसका पहले से ही स्टॉक उनके पास जमा होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो वर्कर आ जाएंगे फिर वो बैठेंगे और फिर उनको रॉ मटेरियल दिया जाएगा। तो उसका पहले जो भी पहले जो सामान पहले से ही रखा था, फिर बाद में वर्कर आके अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसमें जो भी पिछले दिन का बचा है उससे वो स्टार्ट कर लेते हैं, इसलिए वो ओपनिंग स्टॉक होता है। जो भी स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक। फिर उसमें रहेगा कि टू परचेस, अभी दिन भर में या महीने में या साल में, ये ट्रेडिंग अकाउंट साल में एक बार बनता है, करेक्ट। तो साल भर में हम लोगों ने कितने परचेस किए हैं वो सारे के सारे इसमें मेंशन होते हैं। अभी प्रोडक्ट बनाना है तो रॉ मटेरियल तो लगेगा ही, जितना भी रॉ मटेरियल लगेगा वो तो खरीदना पड़ेगा ही ना। हम सारा कुछ तो बना नहीं सकते फैक्ट्री में, तो बनाने के लिए भी कुछ प्रोडक्ट लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, तो हम लोग परचेस करते हैं। और ये रिटर्न आउटवर्ड क्या है? रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है कि अगर परचेस हम लोगों ने कोई भी सामान खरीद के किया हो और उसमें अगर कोई डिफेक्टिव माल आ गया तो वो हम लोग रिटर्न करेंगे। अभी जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट से हम लोग कोई मंगाते हैं और हमें पसंद नहीं आता, या फिर हम लोगों ने जो मंगाया वो है ही नहीं, तो हम लोग वो तो वापस कर देते हैं, इसीलिए वो रिटर्न आउटवर्ड है। तो साल भर में जितने भी हमें परचेस किए वो, और उसमें से लेस करते हैं कि हम लोगों ने परचेस किए उसमें से हम लोग कितने रिटर्न किए हैं वो। फिर उसके बाद है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब ये होता है कि फैक्ट्री में जितना भी माल अनलोड किया है उसका जो भी चार्जेस होता है वो होता है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब अभी जब भी सामान आते हैं तो वो नीचे उतारने के लिए, अभी बड़े बड़े कंटेनर में सामान आ जाएगा तो वो नीचे उतारने के लिए जो भी वर्कर लगते हैं ये लगते हैं, तो उनके लिए जो भी सामान निकालने के लिए जो भी पैसे लगते हैं उससे कहते हैं कैरेज इनवर्ड। फिर होता है फ्रेट। फ्रेट होता है वो जो माल पे लगाया जाता है, मतलब रॉ मटेरियल जो भी होता है जो हम लोग लाते हैं उस पे कितने चार्जेस होते हैं। अभी ऐसे तो है नहीं, ट्रक से सामान लाते तो उसके ऊपर तो चार्जेस लगेंगे ही ना, तो उसे कहते हैं फ्रेट। ये डॉक चार्जेस मतलब अगर आप शिप से कोई माल लाए हो, शिप से मतलब जहाज से कोई माल लाए तो उस पे वो डॉक चार्जेस लगते हैं। कस्टम ड्यूटी ये भी एक प्रकार का टैक्स है जो हम सामान लाते वक्त हमें लगते हैं। वेजेस प्रोडक्टिव मतलब जितना भी वर्कर ने काम किया है उनके वेजेस तो देने पड़ेंगे। ये देखो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस मतलब जितना भी मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने भी वेजेस लगेंगे, जितने भी वर्कर से प्रोडक्ट बनाने के लिए वर्कर काम कर रहे हैं उनका वेजेस, वेतन तो हमें उनको देना ही पड़ेगा। तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड होता है, मतलब जितना उन लोग से प्रोडक्ट बनाने के लिए। ऐसा नहीं है सिर्फ प्रोडक्ट बनाया और रख दिया, प्रोडक्ट बनाने के बाद भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। तो जब तक फैक्ट्री तक जितना भी खर्चा है, फैक्ट्री में जितना प्रोडक्ट बनाएंगे और उसके रिलेटेड जो भी खर्चा है वो सारा का सारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो उसमें भी देखो ये है कि टू वेजेस एंड सैलरी,
वेजेस वर्ड पहले लिखा है, ये मैं इतना गौर से क्यों बोल रही हूँ वो आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी वेजेस और सैलरी आती है और ट्रेडिंग अकाउंट में भी वेजेस और सैलरी आती है। तो वेजेस स्टार्टिंग में लिखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, समझ में आया। फिर बाद में अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा हो तो पे एंड एल में आएगा। तो पहले वर्ड पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि पहला वेजेस लिखा है कि पहले सैलरी लिखी है, क्योंकि हम सैलरी किसे पे करते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं उनको सैलरी पे करते हैं, और वेजेस किसे पे करते हैं, जो भी वर्कर मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्कर काम करते हैं उनको और वेजेस देने होंगे तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो इसके लिए टू वेजेस एंड सैलरी। इंपोर्ट ड्यूटी, ये भी अगर कोई भी सामान हम लोगों ने इंपोर्ट किया है बाहर से तो उसकी भी चार्जेस हमें लगेंगे, डिलीवरी चार्जेस होते हैं या फिर बाकी की भी ड्यूटीज होती है। अगर बाहर के देश से हम लोग कोई भी सामान मंगा रहे हैं तो हम लोग, हमारे देश मोदी चुप थोड़ी बैठेंगे, बाहर से सामान लाएंगे तो उस पर तो ड्यूटी लगेगी ही ना, उससे इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। देन देखो कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ये सब क्यों लगता है आपको तो पता होगा। अभी मैंने फैक्ट्री को दिखाया, उसमें कई सारे वर्कर काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिक काम कर रहे, तो उसके लिए पावर तो लगेगा, और जितने भी मशीनरी है उनको ऑयलिंग करने के लिए ऑयल भी लगेगा, फिर गैस भी लगेगा, क्योंकि जो भी सामान बना रहे उसके ऊपर से वो धुआं निकल जाता है तो वो भी गैसेस, फिर वाटर वो क्लीन करने के लिए, ये सब भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्योंकि वो फैक्ट्री रिलेटेड है। रॉयल्टी ऑन परचेस एंड प्रोडक्शन, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें रॉयल्टी देनी पड़ती है क्योंकि वो प्रोडक्ट कोई और ना बना दे, इसीलिए सिर्फ वही ब्रांड या वही, अगर एप्पल के फोन है तो सिर्फ एप्पल ही बना सकता है, कोई और नहीं बना सकता। तो इसके लिए अगर कोई प्रोडक्शन अपना काम कर रहा है तो उसे हमें रॉयल्टी देनी पड़ती है, क्योंकि वो अगर दूसरे का भी काम लेगा और हमारा भी काम लेगा तो कैसे चलेगा। तो फिर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, अगर आपके प्रोडक्ट की जानकारी किसी और को मिल गई तो आपका तो धंधा चौपट हो जाएगा ना। तो इसके लिए जो भी आपका प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर परचेस कर रहे हैं, जिससे आप परचेस कर रहे हैं या फिर जो आपका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनको रॉयल्टी देनी पड़ती है सीक्रेट रखने के लिए। फिर वो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस होते हैं। अभी अमेजोन से कोई भी डिलीवरी आती है तो आप देख सकते हैं कि पहले तो कोई भी एक प्रोडक्ट होता है, फिर उसके ऊपर एक लेयर होती है छोटी सी, जो बबल वाली होती है, जो आप फोड़ते हैं, तो उसको प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी। फिर उसके बाद एक बॉक्स लगता है, फिर और एक बॉक्स लगता है, कितने सारे होते हैं, 2-3 बॉक्स होते हैं, तो उसे सेकेंडरी कहते हैं। तो जो प्राइमरी पैकेज है, जो बेसिक होती है, तो उसे कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस। तो फैक्ट्री के लिए लाइटिंग और हीटिंग जितना भी लगेगा वो, और फिर फैक्ट्री का रेंट और रेट्स होंगे वो भी लगेगा। फैक्ट्री का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, अगर कल जाके कोई फैक्ट्री में आग लग जाए तो फिर क्या, उसमें तो कितना इलेक्ट्रिसिटी का और ये भी बहुत इस्तेमाल होता है, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं फैक्ट्री में आग लगने के, तो इसके लिए उसका इंश्योरेंस भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। वर्क्स मैनेजर सैलरी, अभी जो मैनेजर सैलरी का आप बोलेंगे कि ये क्यों सैलरी लिखा है यहाँ पे, क्योंकि अगर वर्कर के ऊपर और एक सुपरवाइजर तो होगा ही, ऐसे नहीं सिर्फ वर्कर काम करेंगे और मालिक आके उनको बोलेगा, क्योंकि मालिक तो इतने बड़े फैक्ट्री का ये होता है, तो मेन होता है, तो वो तो हर समय वहाँ पे नहीं हो सकता, रोज आके नहीं मिल सकता, तो इसलिए उन्होंने सुपरवाइजर रखे रहते हैं, मैनेजर रखे होते हैं हर 10 वर्कर्स पे या 100 वर्कर्स पे, जैसे भी उनकी कैपेसिटी है वैसे वो मैनेजर्स अपॉइंट कर लेते हैं। तो जो मैनेजर का काम होता है वो जो सब मेंटली होता है, तो इसके लिए उसको सैलरी मिलती है। जो भी काम अगर आप फिजिकली कर रहे हैं और उसके पैसे आपको मिल रहे हैं तो वो होता है वेजेस, और जो भी आप मेंटली, जो दिमाग से आप काम करते हैं, तो सुपरवाइजर या फिर मैनेजर का काम यही होता है कि अगर वर्कर काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उनको संभालना और कैसे उनको मैनेज करना, तो ये तो सिर्फ दिमाग से ही होता है। वैसे तो वर्कर्स भी दिमाग से ही काम करते हैं, लेकिन उनको ज्यादा मेहनत हाथ से, मतलब काम से करनी पड़ती है, ज्यादा फिजिकल
स्ट्रेंथ होनी ज़रूरी है और सैलरी के लिए मेंटल स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। तो इसलिए वो मैनेजर सैलरी, तो मैनेजर सैलरी P&L में इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो फैक्ट्री के रिलेटेड है ना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी है खर्चा होगा वो आप ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखेंगे। तो फिर उसके बाद होगा सेल्स। ये डेबिट अकाउंट खत्म हो चुका है, अभी क्रेडिट अकाउंट है। तो क्रेडिट में देखो कि बाय सेल्स आपने कितना सेल किया है तो उसके कितने पैसे आ गए वो हम लोग क्रेडिट अकाउंट में लिखेंगे। फिर लेस रिटर्न इनवर्ड, अगर आपने सेल किया है, अभी हम बायर है तो अगर हम लोग परचेस करते तो अमेजोन के हिसाब से हम उनके बायर हुए, तो हमारे हिसाब से अगर आपने कोई रिटर्न किया है तो परचेस रिटर्न हो गया। लेकिन अगर अमेजोन ने हमें तो सेल किया है, अगर अमेजोन को हम लोग रिटर्न भेजते तो अमेजोन के लिए वो रिटर्न इनवर्ड हो जाता है क्योंकि उन्होंने सेल किया, हम लोग को पसंद नहीं आया तो हम लोगों ने रिटर्न किया। तो अमेजोन ने सेल किया और फिर अमेजोन के पास वो रिटर्न चला गया, तो इसलिए जो रिटर्न आया है वो हम लोग लेस करते हैं। फिर गुड्स लॉस्ट इन फायर, मतलब गुड्स अगर लॉस्ट हो गए या फिर गुड्स थेफ्ट हो गए मतलब चोरी हो गए या फिर फायर में जल गए, ये भी क्रेडिट अकाउंट में आ जाते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो नुकसान है मुझे पता है, लेकिन ये नुकसान फैक्ट्री रिलेटेड नहीं है। एक फायर है, थेफ्ट है, वो जेन्युइन रीजन की वजह से है लेकिन हमारा नुकसान हो गया है तो इसलिए वो क्रेडिट साइड में लिखा है। देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, अब आप देखते हैं कि अगर बहुत सारे इवेंट्स हो जाते हैं तो उनको फ्री सैंपल दिए जाते हैं या फिर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको भी फ्री सैंपल दिए जाते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट को और एडवर्टाइज कर सकें, तो इसके लिए उनको भी क्रेडिट साइड में लिखा होता है। ये हमारे बेनिफिट्स के लिए होता है फ्री सैंपल्स। शॉर्ट टर्म तो हमें लॉस में हो जाता है क्योंकि हम लोग बेचते नहीं है, उनको ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन उसके एडवर्टाइज की वजह से और हमारा सेल बढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है, इसलिए वो क्रेडिट साइड में लिखा रहता है। गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट तो आपको पता है कई सारे रीजंस हो सकते हैं, तो फायर और ये थेफ्ट चोरी का अलग अलग क्यों लिखा है वो भी आपको मैं बताऊंगी। और फिर एक्सीडेंट तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर, अगर पार्टनर्स ने कोई विड्रॉ किया होगा तो वो भी क्रेडिट अकाउंट पे आएगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक, अभी ओपनिंग स्टॉक क्या था, जितना भी स्टॉक प्रोडक्ट बनाया है वो, और अभी क्लोजिंग करेगा, अभी जितना माल बचा है। अभी साल भर में ऐसा नहीं हो सकता कि जितना माल मंगवाया है हम लोग ने उतना ही यूज कर लिया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, थोड़ा तो माल बचेगा ही, तो वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो जो वो क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का है वही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है क्योंकि अगले साल का जो ओपन होगा तो क्लोजिंग स्टॉक का जितना होगा वही ओपनिंग स्टॉक रहेगा ना वैसे। तो अभी इसमें प्रॉफिट और लॉस जो भी हो जाएगा, अगर हम लोग का क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि देखो सेल्स हुआ है, ये सब हम लोग के प्रॉफिट के लिए हुआ है, तो ये अगर ज्यादा रहेगा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर और हमारा सेल कम है और हमारा खर्चा ही ज्यादा है तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो हम लोग टोटल करके जिस साइड में जो भी बैलेंस आता है वो लिख देंगे। तो अगर डेबिट साइड में आता है तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है और क्रेडिट साइड में आता है तो हमारा लॉस हो जाता है। तो ये है ट्रेडिंग अकाउंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें नीचे देखो ये भी लिखा है, व्हेन द आइटम वेजेस एंड सैलरी इज गिवन विच वेजेस आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट, मतलब जो फर्स्ट आता है, वेजेस अगर फर्स्ट आया तो इट शुड बी ट्रांसफरिंग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। व्हेन आइटम सैलरीज एंड वेजेस इज गिवन विच सैलरीज अपीयर फर्स्ट, मतलब सैलरी फर्स्ट में लिखा है तो इट शुड बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो समझ में आया ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? तो हम लोग थोड़ा पॉज लेते हैं और आगे बढ़ते थे, ठीक है। तो सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी ट्रेडिंग अकाउंट जैसे हम लोग सीखा है वैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सीखेंगे। अभी ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने छोटा सा
फॉर्मेट भी बना है, वो जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए उसमें एक्सप्लेन ज़्यादा किया है। अभी ये देखो, इसमें आपको पता चल जाएगा ज़्यादा। ये तो शॉर्ट में लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ से नहीं पढ़ा है, आपके टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, ताकि आपको हर टर्म्स की जानकारी हो जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? A profit and loss account shows a company's revenue and expense over a particular period of time, typically either 1 month or consolidated month over a year. These figures shows whether the business has made a profit or loss over the time. अब फैक्ट्री का जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, यह हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड अब जो भी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होता है वो ट्रांसफर हो जाता है P&L अकाउंट में। वो भी मैं बताती हूँ आपको क्यों वो ट्रांसफर हो जाता है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है हम लोग पहले समझ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो योर टोटल इनकम एंड एक्सपेंस। आपका जो भी इनकम है और एक्सपेंस है वो हमें आपको शो करना पड़ता है, वो शो हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये देख सकते हैं आप, एक छोटा सा ऑफिस है और वहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, तो इससे आपको जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का जैसे दिखा है फैक्ट्री रिलेटेड, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस किसके बेसिस पे बनता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो छोटा सा एक वीडियो है, वह आप देख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है। एक वीवो का है। देखो बहुत सारे ये सैलरीड पर्सन है ना, इन्हें हम वर्कर नहीं कह सकते क्योंकि वो मेंटली अपना स्ट्रेंथ लगा रहे हैं। तो आपने देख लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी हम लोग ऑफिस रिलेटेड, अगर हम ये पहले फैक्ट्री में हमारा प्रोडक्ट बन गया, अब इसी प्रोडक्ट बनाना ही काफी है क्या? तो ये सब अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया तो बस हो गया खत्म? ऐसे थोड़ी है। अगर प्रोडक्ट बनना है तो उसको सेल भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसको सेल करने के बाद, सेल करने के लिए और भी खर्चा लगेगा, सिर्फ फैक्ट्री का ही खर्चा थोड़ी है। अगर हम लोग ऑफिस में जाएंगे, अभी सेल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? एडवर्टाइज करना पड़ता है, फिर उनको और भी फैक्ट्री के आने के बाद उनको और भी खर्चा होता है। तो ये ऑफिस रिलेटेड जितना वो सेल, इनमें इनवॉइस बनाना, उनको बिल बनाना, फिर उसके रिलेटेड एक बार फैक्ट्री के बाद अगर प्रोडक्ट निकल गया उसके बाद जितना भी खर्चा आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। समझ में आया? आपने जो अभी जो वीडियो देखा वो ऑफिस था, कॉर्पोरेट, वीवो का कॉर्पोरेट ऑफिस था, जिसमें आपने देखा होगा कि कितने सारे वर्कर्स नहीं थे, वो सैलरीड पर्सन थे, कितने सारे थे और वो कंप्यूटर रिलेटेड वर्क कर रहे थे, तो उनको सैलरी मिलती क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा यूज करते हैं रिलेटेड। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक ऑफिस है जहाँ पे कई सारे पर्सन्स है जो काम कर रहे हैं सेल्स रिलेटेड,
और आपको कॉल सेंटर से कॉल भी आया होगा, या फिर आप भी कॉल करते हैं कस्टमर केयर को। सेल्स के बाद जितने भी होते हैं वो भी होता है कि आपको डिलीवरी टाइम से हुई है कि नहीं, वो सारे लॉजिस्टिक, ये सब अरेंजमेंट ये सारे लोग करते हैं। अरेंजमेंट करना हो तो ये सारे लोग करते हैं, ऑफिस के लोग करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ऑफिस का फॉर्मेट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब एक देख लो, पहले तो मैंने बोला था सैलरी तो आएगी क्योंकि उनको मेंटली काम करना होता है, तो इसके लिए उनकी सैलरी। अरे देखो मैंने बोला था ना, फर्स्ट अगर सैलरी आएगा तो ये ध्यान से हमें देखना होगा, क्योंकि एग्जाम में यही पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर फाइनल अकाउंट एक ऐसा है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आपने गलती की तो वही बैलेंस आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगा, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में भी गलत हो जाएगा और प्रॉफिट एंड अकाउंट में भी गलत हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड अकाउंट में अगर बैलेंस आपका गलत हो जाएगा तो बैलेंस शीट में भी आपका गलत हो जाएगा, तो आपका तीनों भी गलत हो जाएगा। इसलिए कभी भी हम लोग पोस्टिंग करते हैं तो बहुत ध्यान से करना, और चाहे जितना भी टाइम लगे, पहले अपने कंफर्ट से टाइम लेके पहले तो पोस्टिंग के बारे में ही सोचेंगे, फिर बाद में आसान हो जाता है। तो देखो पहले वेजेस आए तो ट्रेडिंग अकाउंट में, और पहले सैलरी आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों आया? क्योंकि वो ऑफिस रिलेटेड है। सैलरी फर्स्ट आया ना, तो सैलरी किसको देते हैं? ऑफिस में देते हैं, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो सैलरी आ गई, सैलरी एंड वेजेस आ गए। रेंट एंड रेंट, अभी ये रेंट एंड रेट्स क्या है और ये रेंट एंड रेट्स क्या है? तो ये रेंट एंड रेट्स क्या है? वो फैक्ट्री अगर आपने भाड़े पे ली है तो उसका रेंट क्या होगा? तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। और ऑफिस आपने अगर लिया है तो वो उसका रेंट और रेट्स क्या होंगे, ये हम P&L में डालते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, आपने देखा अभी वीडियो में कितने सारे लोग कंप्यूटर में काम कर रहे थे, तो कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, लाइट भी लगती है, और कस्टमर के साथ बात करने के लिए टेलीफोन भी लगते हैं, पोस्टेज भी लगते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। वो जो भी एक लोग था, अभी एक फोटो दिखाई थी मैंने आपको, ये देखो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रिंट पे, है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे। ये उनको पेन लगता है, फिर ये सारे बुक्स, और ये देखो यहाँ पे भी है ये सब। ये देखो ये कॉल पे बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार, एक मिनट, हाँ ये देखो, तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, टेलीफोन एंड पोस्टेज एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन मैंने बोला था ना, ऑफिस रिलेटेड जो भी होगा। तो अगर फैक्ट्री के बाद अगर कोई सेल्समैन ट्रैवलिंग करके कोई भी एक्सप्लेन कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, तो उसका ट्रैवलिंग का खर्चा भी हमें ही करना पड़ेगा, वो अरेंज भी ऑफिस में ही करेंगे, तो इसके लिए वो आता है। डिप्रिसिएशन ऑन असेट्स, अभी कोई भी अगर आप असेट्स लेंगे, या फिर एग्जांपल ले लो कार है, तो अगर कार हम लोगों ने ली है समझो 10 लाख में, तो अगर 2-3 साल या 5 साल के बाद अगर आप वही कार बेचने जाओगे, तो क्या आपको 10 लाख में ही आएगी? नहीं आएगी, वो कम में आएंगे, 1 लाख में आएगी, या 2 लाख में आएगी, या 5 लाख में आएंगे, जैसे उस टाइम का पोजीशन या फिर आपकी गाड़ी की जैसी हालत है वैसे आपको पैसे मिलेंगे। तो वैसे भी मशीनरी का भी होता है, अगर हर साल में मशीनरी का जो भी कम हो जाता है, क्योंकि उनका जो भी प्राइस है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो यूज हो जाती है हर साल। तो जो भी जितना भी यूज पोर्शन है ना, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। समझ में आया आपको? कि अगर आप एक असेट लिया है, असेट का मतलब ये क्या होता है? प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स, ये सब असेट्स है, जो भी आपके फैक्ट्री में जो भी काम कर लगेंगे। जो भी अभी ये देखो एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री में जो है देखो ये इतनी सारी मशीनरीज है, देख रहे? अभी ये 10 साल के बाद भी इतनी सुंदर रहने वाली है क्या? नहीं हो जाएगी ना, खराब हो जाएगी, थोड़ी खराब हो जाएगी। तो हर साल वो कितनी कम हुई है, वो हम अंदाज से उनको एस्टिमेट करके वो डेप्रिसिएशन करते हैं।
डेप्रिसिएशन के आपने 11th में पढ़ा होगा कि डेप्रिसिएशन कैसे कैसे चार्ज होता है, तो इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये होता है लोडिंग चार्जेस। जितना भी रॉ मटेरियल लग रहा था और वो हम लोग नीचे उतार रहे थे, तो वो हम लोग कहाँ लिख रहे थे? ट्रेडिंग अकाउंट में लिख रहे थे। तो अभी जितना भी हम भरेंगे सेल के लिए, तो हमें लोडिंग चार्जेस, मतलब हमें कहाँ पे अगर देना होगा सेल्स करने के लिए, तो टेम्पो में चढ़वाने के लिए जितने भी वर्कर है उनको तो पैसे लगेंगे, तो उनके जो चार्जेस है वो लोडिंग चार्जेस, तो वो चार्जेस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ये फिर ऑडिट फीस, ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। एंटरटेनमेंट मतलब जो भी ऑफिस रिलेटेड है, ऑफिस में अगर कोई भी फंक्शन होता है या फिर इवेंट होता है तो उनका एंटरटेनमेंट एक्सपेंस होता है। ऑडिट फीस होती है टैक्स रिलेटेड। टैक्स करने के लिए हमें पहले तो ऑडिट करना होता है कि क्या हमारा सेल्स बराबर है, क्या ठीक से रिकॉर्ड हुआ है, क्या कोई हमें फंसाया तो नहीं है, कोई भी वर्कर हमसे चीटिंग तो नहीं कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉय हमसे चीटिंग तो नहीं कर रहा है। तो ये सब ऑडिट करके हमें पता चल जाता है। तो एक पर्सन होता है जो ऑडिट के लिए अपॉइंट किया जाता है, वो सारे के सारे चेक करता है कि इतनी सेल हुई है क्या, इतने पैसे हमें मिले हैं क्या, इतना खर्चा हमें सच में हुआ है क्या। तो इसके लिए उनको हमें फीस देना पड़ता है उस पर्सन को जिसको भी हम लोगों ने अपॉइंट किया है, तो उसके लिए वो ऑडिट फीस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का मैंने आपको बताया। रिपेयर्स, मेंटेनेंस, जो भी रिपेयर करने के लिए, अभी कंप्यूटर वगैरह तो खराब तो होते ही होंगे, तो वो भी रिपेयर के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है वो भी हमें P&L में ही देना पड़ता है। सन्ड्री मिसलेनियस, फैक्ट्री के बाद आपको जितना भी खर्चा हो जाता है वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। जब तक कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है, फैक्ट्री से कस्टमर तक सामान जितना भी पहुंचता है, तो जितना भी खर्चा लगता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो अभी बेचने के लिए अगर हम लोगों ने लोन लिया है तो उसका भी इंटरेस्ट आएगा सामान बेचने के लिए। फिर सन्ड्री एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मतलब नॉर्मल जो भी एक्सपेंसेस है वो। कन्वीनियंस मतलब प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी छोटे मोटे खर्चे किए उनके कन्वीनियंस के लिए, तो वो भी इसी में आएगा। लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, ये भी उसमें आएगा। लॉस इन एक्सीडेंट, ये भी आ जाएगा। अभी आपने सोचा होगा कि यहाँ पे क्रेडिट साइड में ये क्यों है, तो ये भी जो गुड्स लॉस बाय फायर और थेफ्ट मिलते हैं ना, तो उनके इंश्योरेंस किए जाते हैं, तो वो पैसे हमें मिलता है, तो वो इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है। और ये P&L के डेबिट साइड में लिखा है, क्योंकि P&L का अकाउंट थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें डेबिट साइड में सारे खर्चे होते हैं और क्रेडिट साइड में जितने भी हमें पैसे मिलते हैं वही होते हैं। सॉरी, मैं गलती से गलत बोल गई। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता है वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का भी फॉर्मेट होता है, जिसमें डेबिट साइड में सारे खर्चे होते हैं और क्रेडिट साइड में सारे जितने भी पैसे हमें मिले वो होते हैं। तो अगर इंश्योरेंस किया है तो हमें पैसे मिलते हैं, इसीलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कुछ लॉस बाय फायर, फायर में खर्चा होगा और इंश्योरेंस लिया होगा तो हमें पैसे मिलते हैं। अगर थेफ्ट किया और वो पैसे हमें रिटर्न मिलते हैं, चोरी का माल अगर पकड़ा गया और हमें वापस मिल गया, तो इसलिए वो क्रेडिट साइड में लिखा है, क्योंकि हम लोगों को मिल जाता है। अगर लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंश्योरेंस हम लोगों ने क्लेम किया है लेकिन हम लोगों को इंश्योरेंस मिलता नहीं है, या फिर हम लोगों ने कभी इंश्योरेंस लिया ही नहीं होगा, या फिर हम लोगों ने किसी ने अगर चोरी किया है वो हमें वापस ही ना मिला है, तब क्या करेंगे? तो तब के टाइम पे तो हमारा खर्चा हो गया है, इसीलिए वो डेबिट साइड पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ये भी अगर फ्री में मिल गया हो तो इसलिए नुकसान हो गया है, इसलिए वो खर्चा हो गया। कमीशन अलाउड एज गिवन, अगर सेल्समैन को हम लोग कमीशन देते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट बेच दे, तो उसके ऊपर 10% तू रख ले, तो इसके लिए वो कमीशन है। अगर आप कहीं भी रूम रेंट पे लेने जाओगे तो भी कोई भी इंसान होता है, तो हम रूम दिखाते हैं, वो होता है, और हमारे ओनर से बात करवाते हैं, तो उनके बीच में वो लोग बाद में कमीशन ले लेते हैं, हमसे भी कमीशन ले लेते हैं और ओनर से भी कमीशन ले लेते हैं। वैसे भी ऑफिस में भी होता है। आप लोगों ने जितना भी सेल्स किया है, तो जितने भी सेल्स करते टाइम उन्होंने एडवर्टाइज किए तो वो भी कमीशन ले लेते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड, हम लोगों ने कितना डिस्काउंट दिया है कस्टमर को, वो भी खर्चा हुआ ना। अगर आप कोई भी
₹14 में 15 में एक चीज बेचते हो, लेकिन कस्टमर बहुत विनती कर रहा तो उसको ₹13 में आपने दे दिया, तो ₹2 हम लोग का नुकसान हो गया। मतलब ₹2 हम लोगों ने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट अलाउड भी एक प्रकार का खर्चा ही है ऑफिस के लिए या फिर कोई भी बिजनेस के लिए, इसलिए वो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट साइड में लिखा है। वैसे ही डिस्काउंट अलाउड जैसे डेबिट साइड में लिखा है, वैसे भी डिस्काउंट रिसीव्ड देखो क्रेडिट साइड में लिखा रहेगा, क्योंकि रिसीव्ड हुआ है। हम लोग कोई भी चीज अगर परचेस करने के लिए जाएंगे और फिर बाद में वो बोलेंगे नहीं नहीं ये चीज 100 का है, आप 90 में लेके जाओ, तो हम लोग को डिस्काउंट मिल गया ना, डिस्काउंट रिसीव्ड मिल गया, तो इसके लिए ये क्रेडिट साइड में मिल जाता है ना हमें, इसलिए वो क्रेडिट साइड में लिखा है। फिर अलावेंसेस, जो भी सेल्स करते हैं ना, उनके लिए अलावेंसेस होते हैं कि उनको दोपहर का खाना, क्योंकि वो दिन भर काम करते हैं तो उनको दोपहर का खाना फ्री में होता है, या फिर मिनिमम चार्जेस पे होता है। ₹20 ₹50 में बहुत अच्छा और अच्छी क्वालिटी का काम मिल जाता है। फिर उनको फोन रिलेटेड वाईफाई भी फ्री में मिल जाता है। तो ये सारे अलावेंसेस है, उनको मेडिकल क्लेम भी मिल जाते हैं। तो ये सारे जो अलावेंसेस है। एडवर्टाइजमेंट, ये तो आपको पता ही है। कैरेज आउटवर्ड, मतलब कैरेज इनवर्ड रहेगा तो वो डेबिट साइड में आएगा, और कैरेज आउटवर्ड मतलब देना है। अगर हमारा सेल जो प्रोडक्ट है वो बाहर जा रहा है तो कैरेज आउटवर्ड हो रहा है, और अंदर आ रहा है तो कैरेज इनवर्ड हो गया। तो अंदर आ रहा है तो इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में, बाहर जा रहा है इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आ जाएगा। देन सेल चार्जेस, सेल के लिए जितने भी चार्जेस लगेंगे। बैड डेट्स, अभी ये बैड डेट्स क्या है? हम जो भी सेल्स करते हैं और किसी ने हम लोग को पैसे दिए ही नहीं, वो लोग बोले कि वो कोई भी इंसान होगा तो वो बोला, क्रेडिटर बोला कि मैं 1 साल में दे दूंगा या फिर 2 साल में दे दूंगा, लेकिन उसने दिया ही नहीं, तो वो तो हमारा नुकसान हो गया। तो वो नुकसान है वो बैड डेट्स के नाम से लिखते हैं। तो बैड डेट समझ में आया, जो भी आपको नुकसान है सेल्स में हुआ है वो होता है बैड डेट्स। देन एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो भी हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, बाहर भेजते हैं, तो उसका भी ड्यूटी होता है, जो इंपोर्ट करते हैं उसका भी ड्यूटी होता है। देन टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, नॉर्मल एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंस मतलब बेचने के लिए जितना एक्सपेंस लगेगा वो। देन लीगल चार्जेस, जितने भी लॉ रिलेटेड है वो। देन प्रोफेशनल चार्जेस, अभी ऑडिट है वो भी एक प्रोफेशन है। जैसे टीचर्स का प्रोफेशन है, वैसे सीए का भी एक प्रोफेशन होता है जिसमें ऑडिट पढ़ाया जाता है, और वो ऑडिट का भी एक प्रोफेशन होता है, तो वो भी प्रोफेशनल चार्जेस है, उनके भी चार्जेस होते हैं। देन बैंक चार्जेस, बैंक में हम लोग डिपॉजिट करते हैं या बैंक से कोई लोन लेते हैं, या फिर बहुत सारे होते हैं जो बिल्स रिसीवेबल होते हैं, ओवरड्राफ्ट करते हैं, सीसी लेते हैं हम, तो उसके भी चार्जेस होते हैं। सॉलिसिटर्स फीस, ये भी हमें एडवाइस करने के लिए होते हैं, जिनकी फीस होती है। देन सेकेंडरी पैकिंग, अभी फैक्ट्री से वो जब आएगा वो तो प्राइमरी खर्चा रहेगा, फैक्ट्री में तो बस वो बबल्स वाले लगा के दे देंगे, फिर उसके बाद वो बॉक्सेस में डालना, फिर उसके बाद उसको पैकिंग करना, तो ये होता है सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। तो वो ऑफिस के बाद मतलब फैक्ट्री के बाद होता है, तो इसके लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, अभी कोई भी फिक्स असेट बेचेंगे तो वो बैलेंस शीट में तो आएगा नहीं, तो इसलिए वो आता है P&L के डेबिट साइड में। देन ये होता है, फिर बाद ये हो गया डेबिट साइड, ये अभी हो जाएगा क्रेडिट साइड में। देखो, फिर आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो ये ट्रांसफर होके डेबिट साइड होगा, तो ये ट्रांसफर होके क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का प्रॉफिट हो गया है तो क्रेडिट आएगा। अगर लॉस हुआ होता तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होता, डेबिट साइड में। ये लॉस हो रहा था तो डेबिट साइड में होता, लेकिन हम लोगों तो प्रॉफिट हुआ है तो इसलिए वो क्रेडिट साइड में आ गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा कमीशन रिसीव्ड।
अगर हमने किसी का सेल्स में बेचने के लिए मदद किया है तो वो कमीशन रिसीव्ड हो जाएगा। फिर हम लोगों ने कोई भी परचेस किया होगा या फिर परचेस मतलब कोई भी अगर फैक्ट्री के नहीं, ऑफिस के रिलेटेड जो भी हम लोगों ने एसेट्स लिया होंगे या फिर कोई परचेस किया होगा तो उसका जो भी डिस्काउंट आ जाएगा वो डिस्काउंट रिसीव्ड में आएगा। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, हम लोगों ने डिपॉजिट किया होगा, लोन लिया होगा तो हमें पेड करना पड़ता है, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये देखो डेबिट साइड में लिखा है। लोन हम लोगों ने लिया होगा तो पे करना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है तो हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाता है। ये डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड रिसीव्ड क्या होता है, अगर कोई भी हमें बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमें प्रॉफिट का हिस्सा हम लोगों को देते हैं तो उसे डिविडेंड कहते हैं। पॉसिबल है डिविडेंड मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता, लेकिन बिजनेस में है तो वो दे देते हैं। देन रेंट रिसीव्ड, अगर हमने किसी को ऑफिस रेंट पे दिया होगा तो वो रेंट रिसीव्ड में आ जाएगा। देन सन्ड्री मिसलेनियस रिसिप्ट, हम लोगों जो एक्सपेंस किया तो डेबिट में, अगर मिला होगा, रिसिप्ट हुआ होगा, रिसीव्ड हुआ होगा तो क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन असेट्स, देन लॉस, अभी देखो इसका जो भी बैलेंस होगा एक तो डेबिट साइड में आएगा या फिर क्रेडिट साइड में आएगा। अगर डेबिट साइड में आ गया तो आप ये होगा आपका नेट प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड में आ गया तो ये होगा आपका नेट लॉस। तो ये कहा जाता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट का भी जो भी बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट जो भी है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ये कहाँ पे जाएगा, तो ये जाता है पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में, चाहे करंट हो या फिर कैपिटल अकाउंट हो, जैसा भी हो। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बार आप देख लीजिए, एक बार नजर मार लीजिए, पहले ट्रेडिंग अकाउंट पे थोड़ा ये कर लीजिए, बस देख लीजिए, जो भी है आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस नजर मारना है कि सारे आपको समझ में आए हैं क्या लाइंस में। अगर जो भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस तो हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट भी हो गया, तो उसके बाद क्या, अभी जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का बनता है फिर उसके ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का आ जाएगा बैलेंस शीट में। तब ये बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता, इसीलिए आप जब भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखोगे ना तो मैं आपको दिखा दूंगी। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखो, यहाँ पे डेबिट साइड लिखा है, यहाँ पे क्रेडिट लिखा है। अभी ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे, यहाँ पे भी लिखा है डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट। वैसे बैलेंस शीट में डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखा होता है, क्योंकि बैलेंस शीट ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि आपके पूरे साल में आपका एक्चुअल में कितना आपके पास एसेट है और कितनी आपकी लायबिलिटीज है। तो असेट्स का मतलब क्या होता है और लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, तो असेट्स का मतलब है आपके पास कितनी मशीनरी है, कितने इन्वेंट्रीज कितने वेयर हाउसेस है, मतलब सामान रखने के लिए कैसा है आपके पास, कंप्यूटर, वो ऑफिस के रिलेटेड। अभी हम लोगों ने देखा था ऑफिस में ये सारे है ना, ये है उनके एसेट्स, ये कंप्यूटर उनका एसेट्स है, ये पूरा अगर ये उनका खुद का ऑफिस होगा तो ये उनका एसेट है,
ये देखो, ये चेस, ये टेबल्स, ये प्रिंटिंग है, स्टेशनरी, ये सारे के सारे उनके एसेट्स हैं। जितने भी है ना, ये सारे के सारे उनके एसेट्स हैं। अभी फैक्ट्री में भी देखेंगे आप, ये सारे, ये जो है ना मशीनरीज, ये सब प्लांट उनका, ये सब ही उनको प्लांट कहते हैं। ये पूरा प्लांट है, और ये सारे है जो छोटे छोटे हैं वो मशीनरीज है। तो ये सारे हैं वो, और मैंने दिखाया था ऑफिस का जो बिल्डिंग है, ये ये सारे हैं वो सारे एसेट्स हैं। तो लाइबिलिटीज क्या होता है? तो लाइबिलिटीज होता है हम लोगों ने कितना खर्चा दिया है, टैक्स दिया है, पैसे गया है हम लोग का, बैंक से लोन लिया है, तो वो लोन मिलता है, लेकिन वो हम लोग को वापस तो करना पड़ता है ना, इसलिए वो भी लाइबिलिटीज में आता है। तो ये सारे है लाइबिलिटीज, और ये सारे है एसेट्स। ये सारे हम लोग के एसेट्स हैं। बिल्डिंग है, मोटर कार है, कंप्यूटर है, या फिर वेयर हाउस है, जिससे हम लोग के बिजनेस में पैसा आता है, वो एसेट। और जिससे हम लोग के बिजनेस से पैसे जाता है, उसे लाइबिलिटीज कहते हैं। समझ में आया? तो ऐसे बैलेंस शीट देखते हैं। A balance sheet is an financial statement that contains details of a company's assets or liabilities at specific point in time. मतलब हर साल में आपका कितना assets है, कितने liabilities है, वो डिटेल्स होता है एक स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिटेल उसका लिखा होता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स है या फिर कंपनी के पास कितने लाइबिलिटीज है एट अ specific point in time. It is the one of the three core financial statement, income statement, cash flow statement being the other two used for evaluating the performance of the business. ये सारे हैं जो भी आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे, अगले साल होंगे या फिर अगले चैप्टर्स में आपको देखने मिल जाएंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होता है। आपको पता चल गया असेट्स का मतलब, आपको पता चला है कि बैलेंस शीट का मतलब, सॉरी लाइबिलिटीज का मतलब, और बैलेंस शीट भी क्यों बनाई जाती है ये भी आपको समझ में आ गया। खर्चा ये तो सब हम लोग देख सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा स्टेटमेंट कहाँ पे लिखा होता है? तो पार्टनर्स बैलेंस शीट में लिखा होता है। तो ये है, आप फॉर्मेट देख लेते हो उसका। ये देखो बैलेंस शीट, ये होता है फॉर्मेट। मैंने आपको बोला था ना कि इसमें डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखा रहता है। ये देखो, यहाँ पे कोई डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखा है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। ये आपको एमसीक्यू के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि बैलेंस शीट क्या है। स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट एक अकाउंट है या स्टेटमेंट। ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट अकाउंट लिखा है, क्रेडिट अकाउंट लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट अकाउंट लिखा है, क्रेडिट अकाउंट लिखा है। अब पार्टनर्स कैपिटल का भी आप देख लोगे ना, तब भी आपको पता चलेगा। देखो, पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी डेबिट अकाउंट है, क्रेडिट अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी डेबिट अकाउंट है, क्रेडिट अकाउंट है। वैसे बैलेंस शीट का नहीं होता। बैलेंस शीट इट इज एन स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट इज एन गिवन बिलो द फॉर्मेट। ये देखो, ये फॉर्मेट है। तो पहले लाइबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है? पहले खर्चा देख लेते हैं, तो पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना हुआ है। इसमें प्रॉफिट या लॉसेस होता ही नहीं है, पहली बात तो। प्रॉफिट और लॉसेस बैलेंस शीट में नहीं मेंशन होता है, क्योंकि ये सिर्फ स्टेटमेंट है, इसमें कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होता। ये कितना हम लोग का एसेट है और कितना हम लोग की लाइबिलिटीज है, और दोनों बराबर होंगे, तो इसलिए बैलेंस शीट होती है वो। तो ये देखो, विद हम लोगों ने जो कैपिटल अकाउंट देखा था ना, अभी देखो ये, हाँ ये देखो, ये कैपिटल अकाउंट देखा था ना। ये जो भी बैलेंस आ जाता है ना लास्ट में, कैपिटल अकाउंट का या फिर करंट अकाउंट का, ये देखो कैपिटल अकाउंट, ये देखो बैलेंस कैरिड डाउन, ये जितना भी ये बैलेंस आ जाता है ना, वो बैलेंस शीट में आ जाता है लास्ट में। तो आपने देखा होगा, देखो पार्टनर्स बैलेंस शीट, ये देखो कैपिटल अकाउंट ABC। अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे, अगर लॉस हुआ रहेगा तो असेट साइड में आएंगे। ये देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में भी अगर कोई भी बैलेंस आया होगा वो रहेगा। अभी ये जनरल रिजर्व भी
लाइबिलिटीज में आता है, क्योंकि पार्टनर्स को एक छोटा सा अमाउंट रिजर्व करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई भी इमरजेंसी आ गई या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ गई XYZ कंपनी में कल जाके, तो इसके लिए एक छोटा सा बेसिक सा अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल में रिजर्व किया जाता है, ताकि वो वक्त आने पर उसका इस्तेमाल हो सके। इसलिए वो जनरल रिजर्व आता है। ये जो जनरल रिजर्व है ना, वो पार्टनर्स कैपिटल की जो भी रेशियो है ना, उसमें डिवाइड हो जाता है। तो ये बैलेंस शीट में देखो। देन लोन ऑन मॉर्गेज, मतलब कोई भी अगर मॉर्गेज किसे कहते हैं, अगर समझो कि घर में अगर मम्मी का आपके सोना है और बहुत सारा गोल्ड है, और कल जाके आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ गया, समझो ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आ गया तो आपकी मम्मी कई बार अपना गोल्ड बेच देती है और उसके बिहाफ पे उनके पास पैसे लेते हैं, तो उसे मॉर्गेज कहते हैं कि हम लोग का सोना रखो, उसके बदले हमें पैसे दे दो, उसके बदले हमें लोन दे दो। तो वो बाद में जो हम लोग पैसे, हमारे पास पैसे आ जाते हैं, तो वो हम लोग पैसे दे देते हैं और उनके पास से हमारा गोल्ड ले लेते हैं, तो उसे मॉर्गेज कहते हैं। तो लोन ऑन मॉर्गेज, बैंक लोन, ये सब देना होता है ना, उनको वापस पैसे देना पड़ता है ना, लोन, बैंक लोन भी देना पड़ता है। लोन फ्रॉम पार्टनर्स, पार्टनर के पास से जो भी लिया है लोन, वो भी तो फर्म को देना पड़ेगा ना। तो बिल्स पेएबल देना पड़ता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब बैंक्स के ही होते हैं, जो भी ये छोटे छोटे लोन लेते हैं। बिल्स पेएबल भी एक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक प्रकार का लोन है। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 2 महीने 3 महीने के लिए होता है, इसीलिए उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। मतलब पहले से पैसे थोड़ा ले लो, फिर अगले महीने या फिर उनके ड्यू डेट के पहले उनको जमा करवाना होता है। ये होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसको भी हम लोगों ने पैसे दिए, उससे अगर जिससे हम लोगों ने पैसे लिए और उनको वापस करने होते हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आ जाते हैं। तो उसको एनी एडजस्टमेंट होंगे तो वो सारे रहेंगे। देन लेस प्रोविजंस होंगे, वो भी उसमें हो जाएंगे। फिर डिस्काउंट, क्रेडिटर्स को अगर आपने डिस्काउंट दे दिया है तो वो भी उसमें आ जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होता है जो पिछले साल रह गए। अभी ऐसा हो नहीं सकता पिछले साल बहुत खर्चा हो गया होगा, तो आप बोलेंगे कि इसका रहने दो, ये क्या इमरजेंसी नहीं है, इसमें हम लोग वो अगले साल दे देते। तो अगले साल में पिछले साल का जो भी रहेगा तो उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। पिछले साल का जो भी खर्चा है वो खर्चा देना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें बैलेंस शीट में लिखा रहता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर इनकम एडवांस में रिसीव हो गया, अगर अगले साल का हमें पहले ही मिल गया, तो लेकिन इस साल का तो वो है ही नहीं ना, इसलिए वो लायबिलिटी में ट्रीट करते हैं। इस साल का होता तो वो असेट में कर लेते हैं, लेकिन ये इनकम इस साल का है ही नहीं, तो इसके लिए वो लायबिलिटी साइड में है, वो अगले साल का है। और प्रोविजन फॉर टैक्सेस के लिए टैक्सेस हमें भरना पड़ता है, वो भी लायबिलिटी साइड में आता है। तो है अभी असेट साइड देख लेते हैं। गुडविल का मतलब क्या होता है, हमारी एक प्रकार की रेपुटेशन, हम उसे रेपुटेशन कह सकते हैं। अभी कोई भी चीज हम लोग 50, हमारा कॉस्ट है, हमें वो चीज बनाने के लिए लगते हैं 30 रुपए, और हम लोग वो बेचते हैं 50 रुपए, लेकिन हर कोई दुकान वाला उसे 50 में बेच रहा है। लेकिन आपने थोड़ा सा चेंज करके आपके ब्रांड के लिए, अगर आप देखेंगे तो एप्पल के फोन बहुत सारे आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना गुडविल क्रिएट किया है, कस्टमर उनके तरफ लॉयल है, और इसलिए वो बोलते कि पैसे ज्यादा लगे लेकिन हम लोग उन्हीं से पैसे लेंगे, क्योंकि उनका एक नाम है, उसे कहते हैं गुडविल। गुडविल ये एक टेंजिबल एसेट नहीं है, उसे आप हाथ नहीं लगा सकते। अभी रेपुटेशन को आप हाथ नहीं लगा सकते ना, कि आपका कितना रेपुटेशन है आप बता दो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो इनटेंजिबल एसेट होता है। गुडविल कभी भी टेंजिबल नहीं होता है, इनटेंजिबल होता है। आपकी रेपुटेशन क्या है, ये सब क्या है, उसे गुडविल कहते हैं। देन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, ये लैंड एंड बिल्डिंग मैंने बोला था, और हर साल कितना उसका नुकसान हुआ है, कितना हम लोगों ने यूज किया है, वो डेप्रिसिएशन में आता है। तो इतना ये हमारे लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट आ जाएगा और डेप्रिसिएशन उसमें से लेस हो जाएगा। तो हम लोग इस साल का हमें कितना अपना असेट बचा है वो हमें लिख जाएगा।
देन प्लांट एंड मशीनरी का भी डिप्रिसिएशन, देन फर्नीचर एंड उसका भी डिप्रिसिएशन, देन इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन, देन डिलीवरी मोटर्स वैन का डिप्रिसिएशन, देन लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड मतलब हम लोगों ने एक लीज किया होता है कि हम ये प्लांट 10 साल के लिए इस्तेमाल करेंगे, या फिर 10 साल के लिए इस्तेमाल करेंगे या 20 साल के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उसका रेंट वो देते थे, तो वो लीज होल्ड 10 साल के लिए वो हमारा ही हो जाता है, तो उसका भी डिप्रिसिएशन। देन इन्वेस्टमेंट का डिप्रिसिएशन, देन स्टोर्स, स्पास, पार्ट्स, ये इसका भी डिप्रिसिएशन। ये सब डिप्रिसिएशन होता है, वो आपको पे करना पड़ता है और इसलिए वो एसेट्स में से माइनस हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें वो एसेट में से माइनस हो जाते हैं, एसेट्स में से। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम जो है वो आउटस्टैंडिंग है, अभी तक आई नहीं है हमें। अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कभी कभी हम लोग जाते बिजनेस में सेल कर लेते लेकिन पैसे नहीं दे देते, तो इसके लिए जो भी हमें पैसे है वो हमें पे करने पड़ते हैं, तो इसके लिए जो भी पैसे है, इनकम है, वो हमें नहीं मिलते। कभी कभी सेल्स हमें लोग कर लेते हैं, लेकिन वो सेल्स करने के लिए एक मिनट, अगर कोई भी इनकम है, अगर आपने सेल किया है और उन्होंने पैसे नहीं दिए, मतलब वो पैसे बचे हैं, तो इसके लिए उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। इनकम आना बाकी है, तो इसके लिए वो होता है आउटस्टैंडिंग इनकम। देन लोन्स एंड एडवांसेस, जितने भी लोन हमें दिए हैं, हमने दिए हैं उनको, तो वो क्या होता है, वो असेट होता है ना, क्योंकि हम लोग को वो पैसे वापस आने होते हैं, इसके लिए उसे कहते हैं एसेट्स में वो लिखते हैं लोन्स एंड। अगर हम लोगों को पैसे देने होते हैं तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, लेकिन हमें पैसे आने वाले, हम लोगों ने किसी को लोन दिया है, तो इसके लिए वो एसेट साइड में होते हैं। देन क्लोजिंग स्टॉक मतलब आपका जितना भी साल के बाद में जितना भी हुआ है वो। देन सन्ड्री एसेट्स प्लस एडजस्टमेंट, देन बैड डेट्स, जितने भी हम लोग को पैसे आने वाले हैं वो सन्ड्री डेटर्स, सेल्स में से जितने भी पैसे आने वाले हैं या फिर अदर इनकम जितनी भी आने वाली है उसको सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। और उसके बाद में जितना भी बैड डेट्स है, हम लोग का नुकसान हो गया या फिर डिस्काउंट दे दिए, वो सारा कुछ हमें लेस करना पड़ता है, क्योंकि वो हमने ही बियर किया होता है, तो इसके लिए वो बैलेंस शीट में से लेस होता है। देन इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, देन बिल्स रिसीवेबल, देन कैश इन हैंड मतलब कितना पैसा बिजनेस में बचा है, हाथ में कितना बचा है और बैंक में कितना बचा है, वो सारा कुछ लिखते हैं। इधर देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में अगर रहेगा तो ये हो जाता है बैलेंस। अगर प्रॉफिट, कैपिटल अकाउंट अगर प्रॉफिट हुआ तो लायबिलिटी में रहता है, और असेट रहेगा तो उसमें हो जाता है। समझ में आया? तो उसके जो एडजस्टमेंट है तो वो हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है मुझे लगता है। तो आज पहले हम लोग ये तीनों तो आपको समझ में आज आ रहेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तो आपको समझ में आ गए। तो उसके जो भी एडजस्टमेंट है वो हम लोग अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे, तो आपको भी थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों अकाउंट्स ये तीनों अकाउंट्स आप लोग याद कर लीजिए। आपको पर एक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जो भी आपको एक्सप्लेन नहीं हुआ है वो आप रिवाइंड करके फिर से देख लोगे तो आपको फिर से आ जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पोस्टिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। पोस्टिंग आपको एक बार आ गई तो ये फाइनल अकाउंट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसके लिए ये पहले ये तीनों अकाउंट है, ये आप एक तो बाय ऐड कर लीजिए। अभी उसके मीनिंग सबके आपको पता है, इसलिए आपको ये बहुत इजी जाएगा याद करने के लिए। ठीक है, जिसके जो एडजस्टमेंट है वो हम लोग कल के लेक्चर्स में देख लेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत सारे हैं, तो और भी आपका टाइम चला जाएगा, तो आपको बाकी के भी सब्जेक्ट की लिए तैयारी करनी होगी। तो इसके लिए आज के लिए हम लोग यही तक वाइंड अप करेंगे, कल हम लोग उसके प्रोविजंस देख लेंगे। ठीक है,
थैंक यू सो मच। आपने यहाँ तक वीडियो देखी रहेगी तो तब तक के लिए राधे कृष्ण, बाय बाय।